बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ये वो दिन है जब पाकिस्तानी सियासत के अंदर मजीद भूंचाल आने वाला है। पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। अपोजिशन जिस हद तक पर उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद उनकी कामयाब हो जाएगी, तो उसे आखिरी मराहिल में अब अहम बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी पुरएतमाद दिखाई देती है। अब पुरएतमादी हमें दोनों तरफ से दिखाई देती है। देखना यह है कि तुरब का पत्ता किसके हाथ में है, अपोजिशन के हाथ में या हुकूमत के हाथ में। अपोजिशन कहती है इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे नंबर गेम्स पूरे हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी इसका दावा कर चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए स्पीकर पंजाब असेंबली की, तो वो ये कहते हैं इतनी बड़ी हंडिया चढ़ी है, उबाल आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि हंडिया में क्या कुछ है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की मेल मुलाकातें और हुकूमत की पुरएतमादी, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, जिसे अवामी मार्च का नाम दिया गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। जबकि वजीर आजम इमरान खान तंबीह की है अपोजिशन को कि अपोजिशन को कुछ नहीं मिलेगा, यह माफिया है जिसके साथ मैं मुकाबला कर रहा हूं, ये एनआरओ चाहते हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान की पहले गुफ्तगू मुलाहिजा करते हैं। आप वो चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, आपके मेन लोग नैब के कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। एक झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे। हम कहते हैं रियासत मदीना एक ये जहाद का नाम है। कानून की हुक्मरानी कायम करना जहाद है, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज के साथ है। वो नहीं कानून के नीचे आना चाहते, वो एनआरओ लेना चाहते हैं। वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपको चलने नहीं देंगे जब तक हमें छूट ना दो। आपका मुकाबला माफिया के साथ है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कौमी रहमत लिल आलमीन जो अथॉरिटी है उसके फाल होने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब अगर लॉन्ग मार्च का जिक्र किया जाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को अल्टीमेटम क्या दिया है, वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। 5 दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो, तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त पूरा करेंगे। 5 दिन का आपके पास अल्टीमेटम है, 5 दिन के अंदर आप असेंबलियां तोड़ दो और हमारा मुकाबला करो, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन नंबर गेम्स पूरे होने का दावा करती है और साथ ही साथ उन्होंने अराकीन असेंबली को कुछ हिदायत जारी की हैं। वो हिदायत क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन जमातों ने किसी फार्मूले पर इत्तफाक किया है, बातें तो यही गर्दिश कर रही हैं। वो फार्मूला क्या है बज़ाहिर? तो पहले उस फार्मूले पर बात कर लेते हैं। फिर ये कि जो अराकीन असेंबली को हिदायत जारी की गई है, मोबाइल फ़ोन्स तब्दील कर लें, मुल्क से बाहर न जाएं, वो क्या है फार्मूले के मुताबिक आगे की हिकमत अमली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेना, आसिफ अली जरदारी सब कहते हैं मेरे पास मुकम्मल हमारे पास नंबर पूरे हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा है। शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं जी हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और 5-6 लोगों की पार्टी जो है जो वज़ारत आला मांगती हैं वो ना भी हो, हम उसके बावजूद पूरे कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का दावा है कि हमारे पास गिनती पूरी हो चुकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लीडर, आइंदा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अभी आपने तकरीर सुनी, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, आपने गौर नहीं किया, मैंने पूरे हो चुके होंगे। उन्होंने क्या फिर 5 दिन बाद हमारे उस वक्त तक पूरे हो चुके होंगे, यानी उनको पता है कि अभी तक पूरे नहीं हुए। अब बिलावल की बात पे यकीन करना है, आसिफ अली जरदारी साहब की बात पे यकीन करना है, हमने शहबाज शरीफ साहब की बात पे यकीन करना है, हमने मौलाना फजलुर रहमान की बात पे यकीन करना है, हमने शाहिदा खान अब्बासी, किसकी बात पे यकीन करना है? अगर इनके पास नंबर गेम पूरी हो गई होती तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि आज के दिन तक तहरीक अदम एतमाद के रेगुलेशन पेश हो चुकी होती। मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूं। ये जो मुलाकात हुई है ना यासर साहब, ये एक तो ज़हन में रखिएगा, ये फाइनल मुलाकात थी। फाइनल मुलाकात है? हाँ जी, फाइनल मुलाकात मौलाना की और आसिफ जरदारी साहब। इसके बाद जो मुलाकातें होंगी वो रूटीन की मुलाकातें होंगी, वो किसी और अहम नहीं होंगी इतनी। सही। इस मुलाकात से पहले मियां नवाज शरीफ से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद
मौलाना साहब की तफसीली गुफ्तगू होती है मियाँ नवाज शरीफ से। मियाँ नवाज शरीफ से मौलाना साहब हदायत लेते हैं, हदायत देते हैं, बात करते हैं, बात बताते हैं, बात पूछते हैं। तमाम चीज़ें तय करने के बाद वो आसफ अली जरदारी साहब के पास जाते हैं। आसफ अली जरदारी साहब से जो गुफ्तगू होती है वो मीडिया पे नहीं आती। जो चीज़ मीडिया पे आती है वो गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं है। अब वहाँ पर 3 चीज़ें फाइनल हुई हैं। 3 चीज़ों पे गौर हुआ, फाइनल नहीं कर सकते। एक, वहाँ के क्यों ना हम आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के ये ऐलान करवा दें कि हम तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छोड़ रहे हैं। सही। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का फार्मूला नहीं, ये शहबाज शरीफ का नहीं, ये जरदारी का फार्मूला था। ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं था। नहीं, ये शहबाज शरीफ। दूसरा शहबाज शरीफ साहब का फार्मूला जो है उसमें कि जनाब एक फॉरवर्ड ब्लॉक खुल के सामने आ जाए जो कि हम नशिस्त पे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनाब हम इनके खिलाफ खड़े हैं। जो इल्ज़ाम लगाएं कि फॉरेन फंडिंग और दीगर मामलात में वज़ीर आज़म मुलव्वस हैं, मैं ये जो आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ, एक फार्मूला ये। ठीक। तीसरा इन्होंने कहा कि इस तरह करें कि इनके लोगों को इनके साथ ही रहने दें, एंड टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर सफ़ों में तब्दीली कर दें। सही। अच्छा, ये 3 चीज़ें डिस्कस हुई। अब वहाँ पे हुआ कि हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसमें इत्तेहादियों वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हो चुका। नहीं, बिल्कुल नहीं क्लोज हुआ। अच्छा। और ये 3 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, 3 ऑप्शन पे गौर शुरू हो गया। ठीक। और ये कहा गया कि बाहर हम कहेंगे हमारा स्कोर पूरा है, हम रेकोजेशन भी पेश कर देंगे। सही। लफ्ज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हम रेकोजेशन भी पेश कर देंगे, और अगर किसी जगह स्कोर कम हुआ तो फिर मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब की धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि अदारों ने मुदाखलत कर दी और अदारों की मुदाखलत की वजह से इतने लोग हमारे गायब हो गए, फ़ोन आ गए फलां जगह से फलां गए, ये जो है बात चलेगी। अच्छा, वो फ़ोन किसका कहाँ से कौन कर रहा है ये हमेशा ही इसी का राज रहता है। कहते सारे हैं, पता सबको होता है, बताता कोई नहीं। मतलब कभी कोई कहता है कि जी न्यूट्रल हो गए तो इनको फ़ोन आ गया, न्यूट्रल नहीं हुए तो किसी और को फ़ोन आ गया। उसके बाद हुआ कि अच्छा जी ये तो हो गया, हम बंदे भी बुला लेते हैं, बंदे आ भी जाते हैं। कहाँ ठहराएंगे? ना भी छांगा मंगा है, ना मरी है हमारे पास, ना हमारे पास वहाँ पे कलाम बहरीन ऐसी जगह है कि जहाँ पे गवर्नमेंट तो उनकी है। जब आपकी गवर्नमेंट होती है भाई, छांगा मांगा मरी यहाँ किसी जगह भी आप ठहरा सकते हैं। तो फिर तय हुआ कि जनाब हम लोगों को 3 जगहों पे रखेंगे, इस्लामाबाद, पिंडी और मरी में, और उसमें पेशावर में। अच्छा। और जो तहरीक इंसाफ के लोग हम तोड़ेंगे या जो इत्तेहादी तोड़ेंगे उनका नाम होगा मेहमान परिंदे। अच्छा, कोड वर्ड भी होगा जी, मेहमान परिंदे। फिर कहा गया जो हमारे अपने जिन पे शक है, उन्होंने कहा हमें 21 लोगों पे शक है। अच्छा, अपने भी 21 लोगों पे इन्होंने लाइन लगाई हुई है, 21 लोगों पे शक है। वो बागी परिंदे होंगे? उन्होंने बागी परिंदे नहीं, उन्होंने कहा जी वो जो होंगे उन्हें कहा जाएगा अपने मेहमान। अच्छा, वो बागी नहीं होंगे, अपने मेहमान। अच्छा, यानी ये मेहमान है, किसी और तरफ ना चले जाए। तो जो अपने मेहमान हैं, हर मेहमान को जो है, हर 2 मेहमान जो है एक शख्स के जुम्मे डाले जाएंगे। अच्छा। वो उन्हीं के घर में रहेंगे। नए टेलीफोन, नई सिमें, नए मोबाइल, नई सिमें होंगी, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होगी, कोई व्हाट्सएप के अलावा गुफ्तगू नहीं करेगा। और गुफ्तगू में यही कहा जाएगा किसके पास कितने परिंदे हैं, मेहमान परिंदे किसके पास हैं, अपने परिंदे किसके, मेहमान किसके पास हैं। ये सारी चीज़ें ये कोड होगा। अब उसमें राज़दार की तहरीक अदम एतमाद कम, कबूतरबाजी ज़्यादा। तो ये नहीं, देखें ये जैसा भी होता है ऐसा ही होता है। देखें मेरे जो ज़राए मुझे कह रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हमारे लिए पाकिस्तान के अरकान असम्बली इंतहाई सब मोहतरम है और हर शहरी मोहतरम है, जो भी मुंतखब है हमारे लिए तो मोहतरम है ना। बिल्कुल हमारे लिए मोहतरम है। हम हमारी तरफ से जिसकी मर्जी हुकूमत आए, जो इस मुल्क के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। लेकिन यासर, मैं आपको एक अंदर की बात बता दूँ, इन सारी कोशिशों, गुफ्तगू और सारी मेहनत के बावजूद भी हुकूमत के अहम तरीन हल्के जो हैं इस कदर मुतमिन है कि मैंने अपनी सियासी तारीख में अगर किसी के खिलाफ अदम एतमाद आती हो तो इस कदर उसे मुतमिन नहीं देखा। अगर किसी के खिलाफ अदम एतमाद 4 दिन बाद आती हो तो किसी दूसरे मुल्क का सदर वहाँ पे आके इस तरह एग्रीमेंट नहीं करता, इस तरह मुआहदे नहीं करता।
फिर जब इतना कुछ हो रहा हो तो उस वक्त सिर्फ जोर तोड़ होता है, इवेंट, कन्वेंशन, ऐलानात, बड़े बड़े मामलात वो नहीं होते। यासर आप गौर करें ज़रा, जो हो रहा है ये हम, आप और मैं, सहाफ़त में हमें इतना अरसा गुजरा है, सहाफ़त में हमने सियासी रिपोर्टिंग भी की, बीट्स भी की हैं, मैंने क्राइम बीट्स भी की है, मैंने पार्लियामेंट की बीट्स भी की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास जो इतला है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी, सही, लेकिन उस तहरीक की कामयाबी पर भी अपोजिशन बर्बाद होगी, उसकी नाकामी पर भी बर्बाद होगी। राना साहब, ये पुरएतमादी कब से है? मैं एक सवाल है, कब से है? क्योंकि आज से कुछ दिन अगर पहले बात कर ली जाए तो बहुत से अराकीन असम्बली से मैंने जो बात की, उनका जो तासुर था, उनका तासुर यही था कि हाँ थोड़े से घबराए हुए हैं लेकिन टेंशन नहीं है। अब मुकम्मल पुरएतमादी, इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? जब बंदा अपना गोल अचीव कर लेता है ना, सही, जब किसी नाराज को मना लेता है, यानी हम ये जब समझ लें रूठे कोई हुओं भी को मना लिया जाए, हाँ। जब रूठे को मना लिया जाए, ठीक, और जब गलत फहमियाँ दूर कर दी जाए, तो फिर बंदा मुतमिन होता है। सवाल ये पैदा होता है क्या वो गलत फहमियाँ थी? देखें, मैं हमारा इस पे कोई भी तज़किया जो है ना वो किसी और साइड पे निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है आज के दिन तक मुझे अदम एतमाद आती नहीं लग रही, मसलन कामयाब होती नहीं लग रही। कामयाब होती आएगी, आएगी जरूर आएगी। देखिए अभी तक तो ये फैसला नहीं हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म हाँ। किसके खिलाफ अभी तक नहीं है, आज इस वक्त तक नहीं है। ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, जितनी गुफ्तगू चल रही है, जितनी गुफ्तगू आगे आगे चलेगी, अंदर कोई और बात है, बाहर कोई और बात चले, है। आपका सहाफती तज्जिया क्या कहता है कि सबसे पहले टेस्टर किसे लगाया जाएगा? बड़ी सीट पे जाएंगे या किसी छोटी? मेरी ज़ाती ख्याल है कि ये स्पीकर की तरफ जाएंगे। सही, जो मेरा एक तजर्बा है, अगर ये डायरेक्ट वज़ीर आज़म की तरफ जाते हैं तो मैं आपको ज़हन में रखिएगा, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। स्पीकर की पसंद नापसंद हो सकती है, इमरान खान की ज़ात पे कंप्रोमाइज़ बहुत कम करेंगे पीटीआई के लोग। सही, मैं ये आपको बिल्कुल यानी अगर उसमें नाकामी होती है तो फिर अगले इलेक्शन में भी तो इनका जो स्टांस होगा वो उसको भी तो धचका लगेगा ना ऑपोजिशन। आप मुझे एक बात बताएं, अपोजिशन ने 3 दिन से क्या शोर किया हुआ है? पेट्रोल क्यों महंगा, क्यों सस्ता किया? मुल्क की माशी तबाह हो जाएगी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये हो सकता है 100 रुपया निकले अवाम की। ठीक है, इसी तरह शाहिदा खान बासी साहब ने भी यही बात की, मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी यही बात की। मुझे बात बताएं, फिर ये आगे मान ले कोई भी हुकूमत आगे, वो क्या करेगी? महंगा करेगी। जारी बात है, 26 रुपए 80 पैसे की सब्सिडी कौन देगा? महंगा करेगी। अगर महंगा करेगी तो गालियां किससे खाएंगे? अवाम से। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कहाँ से होंगे? तो यार ये यासर ध्यान में रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ही सियासी तज़िया, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये बेचारे सारे फंस गए हैं। और चले, मैं जाते जाते आपको एक बात बड़ी बता दूँ, क्योंकि इसके बाद दूसरा हम अभी शूट करेंगे क्या होगा। आपको एक बात बता दो, नवाज शरीफ और मौलाना में होने वाली गुफ्तगू में मियाँ साहब ने ये कह दिया मौलाना साहब को कि मौलाना साहब आखिरी हद तक भी पीपल्स पार्टी पे यकीन नहीं करना, जब सारी गेम आपके हाथ में हो तो फिर यकीन कीजिएगा कि कुछ होना है। सही, ये बाकायदा मैं आपको वो बात कह रहा हूं। और दूसरी ये भी सुन लें, मरियम की एक ऑडियो सामने आने के बाद ना, मरियम बीबी की, पीपल्स पार्टी के अंदर, मैंने पीपल्स पार्टी के कई एमएनए से बात की है, तो उन्होंने नफरत अंगेज रवैया रखते हुए कहा है कि ऐसी जहरीली जबान और ऐसा सख्त रवैये के अफराद को हम क्यों वोट दें, हम इनके साथ क्यों जाएं, हम इनका मुस्तकबिल बेहतर क्यों बनाएं, हम इनको क्यों रिलीफ दिलाएं। ये लफ्ज़ अदा किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक वही क्या हो चौधरी सकता परवेज है। इलाही साहब की बात के हांडी में सामान तो चला गया, उबाल आ जाए तो फिर देखा जाएगा कि क्या बनता है। इसलिए मेल मुलाकातें जो हैं उस पर किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक हो हंडिया जाए। जल भी जाती है, एक ज़हन में रखिएगा। हंडिया में उबाल कई दफा नहीं आता, नीचे से देखते चूल्हा हैं, चूल्हा हंडिया बंद हो जाए ना, नीचे से चूल्हा बंद हो जाए तो उबाल नहीं आता, और ज्यादा हंडिया उबाल तेज आ हो जाए जाए फिर तो जल्दी हंडिया जाए। में जो है बाइट गिर जाता है, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। चले ये भी देखते ज़हन में हैं कि रखिएगा। हंडिया में उबाल आने के बाद चूल्हा नीचे से बुझता है, हंडिया जलती है, या कुछ पक के सामने आता है। मंजरा में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शहबाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ऑपोजिशन की नंबर गेम्स पूरे होने का दावा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ललकार और हुकूमत को दिया गया अल्टीमेटम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च तेजी के साथ रवां दवा है। अवामी मार्च के समरात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत के मुताबिक किस हद तक आते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद के लिए जिद्दोजहद जो है वो ऑपोजिशन जमातों के साथ और अपने तई वो किस हद तक कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिखाई देती है और हुकूमत की पादी ऑपोजिशन किस नजर से देखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने। कादिर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कादिर मंदोखेल साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब से आज एक सहाफी ने सवाल किया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। उस सवाल के जवाब में उनका मौक़िफ़ क्या था, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद शोहर साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बेटी हांडी चढ़ी है, निकलेगा, ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ परसों। शोहर साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। वो घबराए तो नहीं है। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल। कादिर मंदोखेल साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म घबराए हुए नहीं है, हंडिया चढ़ी है, उबाल आएगा तो फिर पता चलेगा हंडिया में से क्या निकलता है। आप क्या समझते हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हो चुके हैं तो ऑपोजिशन हुकूमत को गिराएगी किस तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं वकील हूँ, मैं दलाइल से बात करूंगा। दलाइल ये है कि एक हफ्ता पहले जो मोनस इलाही साहब ने वज़ीर आज़म को बोला घबराना नहीं, और फिर अभी परसों में एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था तो उस वक्त काफिले को मदऊ नहीं किया गया था, तो एंकर साहिबा ने लंबी तंबीर बांध दी है कि काफिले ने हुकूमत का साथ दी, अब आप क्या करेंगे। अभी मैं जवाब देने ही लगा था तो चीमा साहब जो काफिले के हैं उन्होंने खुद टीवी चैनल से रब्ता किया कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, और उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि वज़ीर आज़म साहब आए थे और हमसे मुलाकात हो गई है, मुलाकातें होती रहती है, हमने ना हुकूमत का साथ देने का फैसला किया ना हमने अपोजिशन का। तो बड़े वाज़ेह तौर पे बार बार वो रिपीट कर रहा था। अच्छा, उसके बाद आज भी जो आपने परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू सुनाई है और उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अब दूसरी तरफ आप मुझे एक बात का जवाब देते, जब एक शख्स हुकूमती इत्तेहाद का स्पीकर है और उसको बेटा वो वफाकी वजीर है, और तो उसमें तो कोई दूसरी बात कन्फ्यूजन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। भाई हम हुकूमत के हिस्सा हैं, हुकूमत के साथ है, वजीर है, स्पीकर है, तो फिर जो बात जो सवाल जो किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया उससे जवाब तो वाज़ेह नहीं दिया, मतलब ये नहीं बोला कि नीचे उसको कोई फिक्र कर, जैसे उसके बेटे ने कहा। तो इन चीजों से अंदाजा लगा ले, मैं एहतराम करूंगा उसकी राय का, जो भी उसका राय होगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ काफ लीग नहीं है, हमारे लिए बाकी जो इत्तेहादी पार्टी वो भी है, हमारे लिए खुद जहांगीर तरीन जो उसके ग्रुप का है वो भी है, हमारे लिए खुद परवेज खटक साहब जिसने दावा किया है कि मैं एक अलग ग्रुप रखता हूँ, उसने 2 दिन पहले बात की कि 7 MNA मेरे साथ है अपोजिशन के। तो ये सारी चीजों के बावजूद हमें तो 162 हमारे पास है, जमात इस्लामी 2 आजाद और बाकी हमने 7-8 जो ना लेने हैं, यानी 172 हमने टच करना है। अब आप मुझे बता दें, इतनी सारी लंबी चौड़ी बात के बावजूद चाहे एमक्यूएम जो बैठी हुई है उसके कल शाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू आपने खुद सुनाई, जो आपके नाज़रीन है वो खूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा कादर साहब, कादर मंदोखेल साहब, मान लिए इस बात को, क्या आपके पास स्कोर पूरा है? मैं कहता हूँ जो स्कोर हमें रिक्वायर्ड उससे डबल है। अगर आपके पास अगर आपके पास स्कोर डबल है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आज के खिताब में ये क्यों कहा गया कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उस वक्त तक हमारा स्कोर भी पूरा हो चुका होगा? क्या वो ला इल्म थे? नहीं, देखिए बिलावल साहब की बात को आप उस लिहाज से क्यों ले रहे हो कि स्कोर पूरा है? तो आज इधर सक्कर पे लोधरा पे हम अभी भी सफर में मैं हूँ,
बिलावल साहब की गाड़ी आगे चल रही है और हजारों की तादाद में गाड़ियां चल रही है। राना साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त अगर स्कोर, वो कहते हैं कि हमारा स्कोर डबल हो चुका हुआ है जो हमें रिक्वायर है, रिक्विजिशन वो कहते हैं कि हम पहले इजलास के लिए भेजेंगे, फिर उसके बाद दस्तखत जो है वो करके रिक्विजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद की जमा करवाई जाएगी। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च, पीपी का बिलखुसूस, अगर इसे ऑपोजिशन सपोर्ट करती है तो लॉन्ग मार्च से सियासी फायदा क्या होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च से पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा है। अगर आप इससे कहें कि पीडीएम को नहीं, अगर मुस्लिम लीग नून को नहीं, अगर जमात इस्लामी को नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं, एएनपी को नहीं, ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। देखिए, एक बात तो हमें माननी चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, दुनिया की हर साइश मौजूद है, मगर इसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक वो इसी फिक्र में रहता है, कोई बीमार हो, कोई फौत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का मसला हो, सबको फ़ोन करना, सबके साथ हरियत दफ्त करना और उसके बाद एक लंबी एजिटेशन शुरू करना। इसका क्रेडिट हमें बिलावल को देना चाहिए। और इसका क्रेडिट जब हम बिलावल को देते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस पूरे मार्च का क्रेडिट अगर किसी को मिलेगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। आप गौर करें ना, देखें उनकी हिकमत अमली बड़ी बेहतरीन है। हुकूमत पे वो प्रेशर बना रहे हैं, वो उस शहर से दाखिल हुए हैं जो जनूबी पंजाब है। आज की उनकी तकरीर क्या थी कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, नहीं सेक्रेटरीट चाहिए, नहीं वजीर चाहिए, नहीं यहाँ पे फलां चाहिए, सूबा चाहिए। और आज उन्होंने वहाँ पे नारे भी लगवाए। अब उनको समझ आए कि बल्दियाती इलेक्शन भी पहले जनूबी पंजाब में हो रहे हैं और अगर पीपल्स पार्टी को वस्ती पंजाब से ज़्यादा किसी जगह हमदर्दी मिल सकती है तो वो जनूबी पंजाब है। और उनके साथ जो लोग खड़े थे, जो कद और शख्सियात खड़ी थी, वहाँ पे अहमद महमूद खड़े थे और जो लोग हैं उनका तल्लक भी जनूबी पंजाब से है। तो जहाँ से उनको नशिस्तें मिल सकती हैं तो उन्होंने अपना एक सियासी पत्ता ठीक खेला है, ठीक मार्च किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, वो सिंध से निकले, सिंध उनके पास है, सिंध के उनके साथ अच्छा खासा काफिला है, जनूबी पंजाब में आ गए, जनूबी पंजाब से आते हुए वो जा रहे हैं। हमारा तो एक ही सवाल है कि देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है यासर कि इनके इस्लामाबाद पहुंचने तक अदम एतमाद जो है उनकी तहरीक पेश हो सकती है, अदम एतमाद पे गिनती नहीं हो रही। अगर गिनती अदम एतमाद पे हो रही होती, उस वोटिंग हो रही होती तो बिलावल ये कभी ना कहते, बिलावल एक ज़िम्मेदार शख्स है, वो ये कभी ना कहते कि नहीं तो इस्लामाबाद जब हम पहुंचेंगे तो हमारी गिनती पूरी हो चुका और पूरा हो चुका और हम वहां पे आके अदम एतमाद पेश करेंगे। तो ये एक चीज़ जो है ये तो बड़ी क्लियर है। मंदू खेल साहब, अगर आप समझते हैं आपके पास डबल फिगर्स मौजूद हैं तो फिर बिलावल साहब की इस गुफ्तगू को हम किस जाविये में लें? इस जाविये में लें कि हमने अपना लॉन्ग मार्च भी मुकम्मल करना है जो 8 तारीख हमने इस्लामाबाद पहुंचते हैं। हमारी तमाम तैयारी है, हमें मुल्तान में लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अगला कल रात हमारा साहिवाल पे है, परसों हमारा लाहौर में, अगले दिन हमारा वजीराबाद में और 7 तारीख को हम पिंडी पहुंचेंगे और पिंडी नाइट स्टे करके और सुबह हमने जाना है। तो बात यह है कि जो बात आप कर रहे हो कि हमारी फिगर अगर पूरे है तो हम यहीं से लॉन्ग मार्च तोड़ दे और इस्लामाबाद ले जाए। हमने पूरे पाकिस्तान में इस हुकूमत की जो बकरू चेहरा है वो भी दिखाना है और ये महंगाई का तूफान और घुटने टेकने की जो हरकत है ये भी दिखाना है, खर्चा पॉलिसी और माशी पॉलिसी भी बताना है और ये भी बताना है कि 3.5 साल 4.5 साल में जो अवाम का जो जीना दोबर कर दी, ये सारी चीजें हमने अवाम को बताना है। ये तो नहीं होता है कि हमारे आज फिगर पूरे जो कि 100% पूरे हैं और हम यहीं से गाड़ियां टर्न कर दे और एमएनए इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक है, कादर खेल साहब इस्लामाबाद पहुंच गए, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए रिक्वेजिशन दे दी, तो क्या वहां पे धरना दिया जाएगा, सड़कों की सियासत भी की जाएगी और पार्लियामान की भी की जाएगी, या फिर वहां से वापसी का रास्ता लेके पार्लियामान की सियासत होगी? सिर्फ नहीं, बिल्कुल 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 धरना नहीं होगा। पहले ही मेरे चेयरमैन ये बात करना नहीं देना है। हमने जो ना वो सिर्फ जो एक सियासी शख्सियत है, क्योंकि हमारे एक तारीख है 50 साल की, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार लटकाने वाली सियासतें नहीं करेंगे, पुलिस अफसरान को थप्पड़ नहीं मारेंगे, हमला नहीं करेंगे और लोगों को उंडी के जरिए या दिल जलाने की बगावत की तरगीब नहीं देंगे। हम एक सियासी जमहूरियत एक तारीख रखते हैं। हम अभी जो मोबिलाइज करें अवाम को कराची से लेके और इस्लामाबाद तक, और हम ये सारे सियासी जमहूरियत कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम जो ना वो पूरे रास्ते में सफर करते हुए और हम लोगों के हम यकीनन हमने हुकूमत के करतूत को भी आगाह करना है,
भी आवाम को देना है, हमने आवाम को मोबिलाइज भी करना है। और जैसे ये सारी चीज हो जाएगी तो हमारे 8 मार्च का प्रोग्राम है। हमने मंदो खेल साहब, जब तहरीक इंसाफ और मौलाना ताहरुल कादरी के काफिले उनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो उन्होंने भी इसी तरीके से एक वार्निंग दी थी कि हमारे पहुंचने तक और हमारे पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो इस्तीफे देकर चली जाए। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने इसे पार्लियामेंट पर हमला करार दिया, तो इसे गैर अखलाकी बात कही थी। तो आज आपने भी धमकी दे दी है कि अगर आप वहाँ तक ना आए तो फिर हम अदम एतमाद लाएंगे। तो फिर माजी में जो चीज़ गलत थी वो आज दुरुस्त किस तरह होगी? वो उस बात से मैं आपसे इस तरह से इत्तेफाक करूंगा कि माजी में जो बातें थी, माजी में पीपल्स पार्टी ने इस चीज को गलत करार दिया है कि आज भी हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम हुकूमत को रोडों पे या जलसे जुलूस के जरिए बाहर फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं और हम अदम एतमाद से तहरीक पूरे के और आइन के मुताबिक के जो कि हमारे आइनी हक है वो भी हम इस्तेमाल करें। और ये हम आज बात नहीं कर रहे हैं, ये जब से गठबंधन हुकूमत बनी है शुरू के 3 महीने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये मुतालबा था वो कि अपोजिशन की जमातें मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब ये राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि अपोजिशन की बाकी जमातें आज इस बात में मुत्तफिक है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो पहले दिन बात कही थी वो सही कही थी और इस हुकूमत को जमहूरियत के जरिए अपोजिशन जमातें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे मुत्तफिक हो चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि रोड की सियासत से हुकूमत को घर भेजा जाए बल्कि आईनी और जमहूरी तरीका अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया कादिर बंदुखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नरसी सियासी मंजरनामे पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, अपोजिशन की एजुटेशन, अपोजिशन की मुलाकातें, अपोजिशन की पुरएतमादी, ये सब कुछ एक तरफ, हुकूमत की पुरएतमादी की वजह क्या है? हुकूमत ने अपने थिंक टैंक्स को क्या हिदायत जारी की हैं? हुकूमत के रहनुमा जो है वो आने वाले दिनों में सियासत में इस्तेहकाम लाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? वो प्लानिंग किस हद तक सूदमंद साबित होगी? वज़ीर आज़म को यकीन दहानियाँ क्या करवाई गई हैं, वो इत्तेहादियों की जानिब से हों या नाराज़ अरकान की जानिब से हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक्स की जानिब से। और राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, हुकूमत की पुरएतमाद वाले से आने वाले दिनों में जहाँ पे अपोजिशन ये प्लान कर रही है मोबाइल फ़ोन्स की सिम चेंज कर देंगे, मुख्तलिफ जगहों पर रखेंगे, उनको कायल करेंगे कि मुत्तहिद होकर रहना है, बैरून मुल्क नहीं जाना, तो हुकूमत ने क्या हिदायत जारी की? देखिए यासर, 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से सारे लोग अपने अपनी ताहीं कोशिश कर रहे हैं तो ये किस तरह हो सकता है जिसकी हुकूमत जाने की तैयारी हो या जिसकी हुकूमत ले जाने की तैयारी हो रही हो या जिसको बताओ कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है तो वो तैयारी ना कर रहा हो। मेरे पास जो इतलात हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं और ये बड़ी ख़बरें भी हैं। 4 MNAs जो हैं अपोजिशन के, उनकी मुल्तान में एक अहम हुकूमती शख्सियत से तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उन्होंने अपने कुछ खदशात भी पेश किए, उन्होंने कुछ चीज़ें भी कहीं कुछ मुतालबात भी किए। उनके तमाम मुतालबात, तमाम खदशात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। उनके हलकों में अगले चंद दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि वाज़ेह तौर पर बड़ी फंडिंग भी शुरू हो जाएगी, बाकायदा फंडिंग शुरू होगी। हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अपोजिशन कहती है हमारे पास स्कोर पूरे हैं, अपोजिशन कहती है हमारे पास फलां भरा है, हमारे साथ इतने लोग हैं, तो हुकूमत ने भी अपने ताईं बड़ा बेहतरीन। उसके बाद 2 MNA, मैं जो आपको बता रहा हूँ, 2 MNAs की चकवाल में मुलाकात होती है। ये भी हुकूमती अपोजिशन के लोग हैं, इनकी चकवाल में मुलाकात होती है एक अहम हुकूमती ज़िम्मेदार से जो वहाँ पे यकीन दहानी करवाते हैं कि हम इस मामले में आपका साथ देंगे। उसके बाद एक फोटोहार से तल्लक रखने वाला MNA जो है वो इस्लामाबाद में F11 में मुलाकात करता है हुकूमती एक शख्सियत से और उस मुलाकात में भी मामला तय हो जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो साबका नहीं थे, जो नए हैं, जिनको
कुछ यकीन दहानियाँ चाहिए थी। इनमें से चले मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, फिर तो ये वो होंगे ना जो आने वाले दिनों में पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले होंगे। देखें इनमें से अभी तो इनमें से देखें आने वाले टिकटों में लड़ते हैं कि नहीं। इनमें से 3 जो हैं उनके भाई या बेटे आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी सीटों पर उम्मीदवार होंगे और उनको हुकूमती सपोर्ट मुकम्मल चाहिए होगी जिसका वादा कर लिया गया है। अगर आपको ये मैं तीनों चीज़ें चारों बड़ी खबरें आपको दे रहा हूँ या सर, ये तो हुकूमत अपने ताईं 19 से 21 लोगों को टारगेट कर चुकी है कि इनको तोड़ा जाएगा। ये तोड़ने का मकसद है कि हो सकता है वो एंड टाइम पे गायब हो जाएं, वो किसी और जगह चले जाएं, वो अपनी लॉबी बना लें, वो इस अदम इत्माद का हिस्सा ना बने। देखें अब अदम इत्माद जब पेश होनी है तो 172 वोट जो है 172 अरकान असम्बली जो हैं वो अपोजिशन को शो करने पड़ने हैं, हुकूमत को नहीं। हुकूमत उस सूरत में होगी जब आप हुकूमत को कहेंगे इत्माद का वोट लें। ये सूरत हाल जो है यासर इस वक्त हुकूमत अपने टाइम काम मुकम्मल कर चुका है और इसमें हुकूमत जो है मैं कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बड़े सियासी मामला देखे हैं, लेकिन इस तरीके से इस यकीन के साथ कि आज के दिन तक भी हुकूमत जो है उसको कोई खौफ नहीं है। ऐसी पुरएतमादी किसी हुकूमत की नहीं देखी। तहरीक एतमाद का शोर हो, अपोजिशन भी पुरएतमाद हो तो हुकूमत उस पे ज्यादा पुरएतमादी दिखाए। पुरएतमादी की वजह क्या है? आने वाले दिनों में अगर एजुटेशन की पॉलिसी यही चलती है, तहरीक अदम एतमाद आती है, तो फार्मूला हुकूमत के पास क्या होगा? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कमल साहिबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कमल साहिबा, एक तरफ अपोजिशन ये कहती है इत्तेहादियों की हमें ज़रूरत ही नहीं, इत्तेहादी हमसे जो कुछ मांगते रहे हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है, नंबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, हम इनके बंदे तोड़ेंगे, तुरब का पत्ता हमारे पास है। हमें अब कैसे पता चलेगा कि तुरब का पत्ता किसके पास है, अपोजिशन के पास है या हुकूमत के पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर, और राना साहब ने भी काफ़ी अपने इनपुट दिया है। थोड़ा सा मैं भी कोशिश कर लेती हूँ कि कुछ आपको सियासी तज्जिया दे सकूँ। देखिए, कल से मौलाना साहब ने आके, जो खुद असम्बली का हिस्सा नहीं है और उनके बहुत ही मुख्तसर या क्या कहते हैं उंगलियों पे गिनने वाले भी मेंबरान पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए, उन्होंने आके हमें डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा हुकूमत के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। तो मैं ज़रा याद दिला दूं कि 48 में से 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 सब मौलाना के पास रह गए हैं उनकी डेडलाइन के। आज बिलावल जो मार्च लेकर अपने सिंध में से निकल रहे थे, उन्होंने वहां खड़े होकर कहा वजीर आजम के पास 5 दिन है, 120 घंटे ये हो गए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा 3 दिन है, 72 घंटे ये हो गए। और शहबाज शरीफ साहब ने अभी घंटों की गिनती स्टार्ट ही नहीं की है। तो पहले तो ये पॉइंट आप चेक कर लें कि ये इनके घंटे, दिन, मिनट शुरू कब हो रहे हैं। देख लेना आप, इंटेंसिटी चेक कर लें। 11 मसालों की जब चार्ट होती है और 5 इंजन होते हैं एक किसी ट्रेन के, तो उनकी स्पीड, उनका डीजल, पेट्रोल सब फर्क होता है, उनके घंटे भी फर्क हो जाते हैं। तो पहली तो यहां से आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की पार्टी कह रही है या शहबाज शरीफ की कि हम तो कल या परसों जो है वो जाके तहरीक जमा करा देंगे। वो बेचारा वो जो चला हुआ है वहां से चीख के जिसका हलकान हो गया है बिलावल, और दूसरों को बुज़दिल के नारे लगवा रहा है। वो कहता है जब मैं आऊंगा, जब हम आएंगे तो सब अगला काम होगा। तो अभी तो मेरी बात सुने, इनको तो अभी अपनी लाइन लेंथ नहीं पता है, इनको स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट नहीं पता, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये एक हांडी जो आज बता रहे थे ना चौधरी साहब, वो देग इन्होंने पकने रखी हुई है और 11 उसके कुक हैं। हमने बचपन में सुना था कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इधर तो 11 के करीब जो हैं वो कुक हैं और उसके बीच में हर डिफरेंट किस्म का चौधरी साहब ने ये भी तो कहा था कि हंडिया बड़ी है, गोश्त के गलने का फर्क पॉइंट होता है। चले कमल साहबा, इनकी हंडिया तो जनाब हंडिया गलती है या नहीं? हंडिया उस दिन रख दी थी जिस दिन वजीर आजम ने अभी ओथ नहीं उठाया था, उस दिन से ये हंडिया चूल्हे पे ही पड़ी हुई है। चले मुझे ये बता दें कि उनका जो दावा है कि हमारे पास तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, आप बताएं या ना बताएं, मुझे भी कुछ पता है। आपके पास कितने लोग हैं उनके? चले ये बता दें, आप इसको, उनकी दावे को छोड़ दें, अपना बता दें कि आपके पास मुतबादिल तैयारी क्या है। राना साहब आप बहुत समझदार आदमी है, बेवकूफ नहीं, मैं भी कोई नहीं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक अदम एतमाद एक दफा आई थी
और वो उसमें भी अपोजिशन के जो 4 लोग थे वो हुकूमत के साथ चले गए थे और अड़ी जुड़ी सी हुकूमत थी। इस मुल्क की हिस्ट्री चेक कर लो जे ते फिर मेरे को सवाल पूछना। हुकूमत छोड़ के जो है ना आखिरी मिनट तक कोई नहीं जाता। करने का तो आपकी हुकूमत दावा करती है कि आपने बहुत से इदारों में इस्लाहात लाई हैं, आपने जो दहाइयों में इदारे तब्दील नहीं हो सके आपने किए हैं, तारीख तब्दील नहीं कर सकी उसे। अगर तब्दीली वहां पे हुई है तो तब्दीली की यहां पे भी तो उम्मीद रखें ना। अब माजी का हवाला दे के आने वाले दिनों की अगर हिकमत अमली तरतीब ना दें तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होती है। देखें, तब्दीली का दावा तो अब हमारी अपोजिशन भी कर रही है और मान भी गई है। और बरमला, राना सनाउल्लाह हो, एहसन इकबाल हो, बिलावल हो या मौलाना हो, अपने मुंह से तब्दीली मान रहे हैं कि जनाब हमें फ़ोन आने बंद हो गए हैं। और अंसार अब्बासी साहब ने तो लिख के भी स्टैंप कर दिया है। तो तब्दीली तो हमने की है ना, रिफॉर्म्स भी की हैं और आईनी इस्लाहात का फायदे भी आपने देख लिए हैं। हुण असीं इन्हां नूं नसण नहीं देना जे। ये अपने मुंह से बातें कर रहे हैं और आपके चैनल ने इसको रिकॉर्ड किया, ये क्लिप बना के रख लीजिए। ये जिस दिन ये देख खुलनी है ना और जो ख्याली पुलाव की और इसकी खुशबू फैलनी और थाली के बैंगन लेफ्ट राइट हुए तो फिर जो बदहजमी होनी है वो फिर आप लोगों ने सबने ही वो महसूस करनी है। अच्छा जी, एक सूरत में अगर ये आते हैं और आके अपने रिक्वेजिशन पेश करते हैं तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं और इस रिक्वेजिशन पे फौरी जो कानून के मुताबिक काम होता है वो करेंगे? असी राणा साहब तैयार नहीं, हम तो आवाजार हो गए हैं। मैं तो उनको कब से कह रही हूँ हुण आ भी जाओ, बस भी कर दो। ये घोड़ी कब चढ़ेगा वीर साडा, आ जाओ, मेहरबानी करो, आओ जमा कराओ। ये तो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कर करके मर गए हैं। मैं तो आपको यही कह रही हूँ कि ना तारीख बताते, ना दिन बताते, ना सन बताते हैं। वो पिछले साल आर या पार और फिर इस्तीफे और फलाना ढमाका, इतना टाइम हमारा ज़ाया कर देते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त न्यूक्लियर वॉर के बारे में बातें कर रही है, हमारे यहाँ हम सारे किन की बातें कर रहे हैं, सिर्फ डाइग्रेस करते हैं। सारा पैकेज जो वजीर आजम ने दिया था उससे इनको बदहजमी हो गई है। उसको ये डाइग्रेस करने के लिए, अपनी बदहजमी और पेट का दर्द दूर करने के लिए ये रोजाना आके नए तमाशे कर लें कि कहीं लेकिन कमल मीडिया वो डिस्कस न कर ले कि आवाम को रिलीफ मिल गया। सूरत हाल में जो पूरे तमादी है वो पूरे तमादी की एक बड़ी वजह इत्तेहादियों के साथ फिर से मेल मुलाकातें तो है ना। काम की बात एक सुन ले, पहले मेरी जुमला पूरा करें फिर अगला सवाल पूछे। मैंने कहा काम की बात भी कभी कर लेनी चाहिए। वो उसी अवाम जिसकी महंगाई के रोने रो के इनके जमीन आसमान के कलाबे कुए हुए थे, आज वो सब खत्म हो गया है। अब उस पैकेज पे एतराज हो गया कि दे क्यों दिया है। तो इस बदहजमी का इलाज यही है कि इनको कावा शावा पिलवाएं, इन तिलों में तेल कोई नहीं है। मैंने कहा कि अगर पूरे तमादी इस वक्त है, मानते हैं हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए, लेकिन ये पूरे तमादी की एक बड़ी वजह अपोजिशन का प्रेशर भी तो माना जाता है ना कि अपोजिशन के प्रेशर के बाद जीडीए से भी मुलाकात आपकी हो गई, पीएमएलक्यू से भी मुलाकात हो गई, मोनस साहब से भी आज मुलाकात हो गई, आप इत्तेहादियों से फिर से मेल मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ 3.5 सालों से ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, वो क्या काबीना का हिस्सा है। वजीर आजम हर मंगल को काबीना की मीटिंग करते हैं और ये इत्तेहादी वहां पर मौजूद होते हैं अपने एजेंडा और अपनी मिनिस्ट्री की कार्रवाई के साथ। ये परसेप्शन बना हुआ है कि जी इत्तेहादियों से मिल नहीं रहे हैं या इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं है। हमारे अच्छे टर्म्स हैं तो हमारे इत्तेहादी हमारे साथ चल रहे हैं। इस तरह का ये प्रेशर टैक्टिक्स इनको लग रहा है कि ये प्रेशर है, प्रेशर तो इनके ऊपर आ गया है। वो देखे ना सिंध में शोर मचा के और सारे सिंध के वसाइल इस्तेमाल करके हुकूमत के, तो वहां रौला डालता फिर है बेचारा। वो अब देखें मार्च में जो मार्च होने जा रहा था वो उसमें भी डेट इनकी डिवाइड होगी। कोई कहता था 23 मार्च, उसने 27 को ही शुरू कर दी। अब नून लीग उसमें से गायब है, मौलाना उसमें से गायब है। वो लॉन्ग मार्च सिर्फ बिलावल मार्च हो गई है। तो प्रेशर तो रिवर्स में जा रहा है भाई। मैं आपको बता रही हूं कि वजीर आजम के पैकेज को हजम करने और गायब करने के लिए ये तारीखों का और ड्रामा और अल्टीमेटम का बहाना शुरू कर दिया है। इन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो स्पीकर के खिलाफ लाएं या वजीर आजम के खिलाफ लाएं। और उसका एक कानूनी नुक्ता है जो मेरे ख्याल में राना साहब बेहतर पहले बयान भी कर चुके हैं। अदम इस्तेकाम अगर ये लेकर आएंगे तो इन्होंने नंबर पूरे करने, हमने नहीं करने। हम तो अपने घर बैठ के मौज करें और मजीद मौज करेंगे और पॉपकॉर्न के साथ बैठ के ये पूरी फिल्म देखेंगे जो मुस्तकिल चली जा रही है, मुक नहीं रही है। तो इसलिए इन विचारों को समझ नहीं आ रही है। अगर ये अदम एतमाद लेकर आते हैं, बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने अपने वोट पूरे करने हैं, तो आपके जो अरकान असेंबली हैं उनके लिए आपने कोई अलहदा कुछ रखा हुआ है जगह कि आपने कहाँ पे इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, असेंबली में नहीं जाना? क्या आपका उसमें तरीके का हिकमत अमली क्या है?
देखिए जी, हमें कहीं इकट्ठे होकर बैठने की जरूरत ही नहीं है। असेंबली में आप सारे मौजूद होंगे, आपके कैमरे लगे हुए होंगे। ये ना हो कि आपका कोई अचानक परिंदा उड़ के चला जाए, ये ना हो कि पता चले कि आपका परिंदा गेट पे पहुंच गया। तो फिर परिंदे जो जो जाएंगे उन पे ताहयात नाअहली का डिफेक्शन क्लॉज बनता है, ये आपको शायद पता है और परिंदों को भी पता है बड़ी अच्छी तरह से। तो अगर तो सेनेट आज 3 मार्च 2022 है और पिछले साल सेनेट का इलेक्शन हुआ था और जमीरों की मंडी लगी थी और उसमें हिडन वोटिंग थी, तो चलो इनका जो है वो क्या कहते हैं दाव चल गया था। ये ओपन वोटिंग में ये वाला ड्रामा नहीं चल सकता। और जो अदम इस्तेकाम है उसके डायनामिक्स बहुत फर्क है। उसमें हुकूमत ने अंदर बैठ के जाके इवन अगर ये सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पे हुकूमत ये राय रखती है कि मार्च से कुछ नहीं निकलने वाला। दोबारा कराएं। मेरा सवाल है कि मार्च से क्या कुछ निकलेगा? मुझे सिर्फ स्पीकर का बता दे। नहीं, आप करें, आप कमल साहब आप जवाब दें, आप बिल्कुल दें जवाब, आप दें जवाब। हाँ देखें, अदम इस्तेकाम में स्पीकर का बार बार नाम ले रहे हैं। अगर स्पीकर के खिलाफ भी ये लाएंगे वोटिंग के लिए, इनको अपने बंदे पूरे करने, हमारी जरूरत नहीं है वहां पे जाके वोटिंग कराने की। तो इतने भी कोई बेवकूफ नहीं है, ये नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं और सारा भावता जानते हैं, प्लस माइनस उन्हें पता है। जहां तक सिंध हकूक मार्च की बात है, आपने वहां देख लिया वही नवाबशाह जहां पे 5 दिन तक 5 लाशें 3 दिन तक जो है वो बेयारो मददगार पड़ी रही और जरदारियों की सरजमीन पे जो हालात थे वो सबको पता है। तो वहां पे पिसी हुई अवाम है, सिंधी अवाम का सत्यानाश किया हुआ है जरदारी फैमिली ने। आपने वहां ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख लिया। हमारे साथ तो वहां हुकूमत भी नहीं है, हमारे तो वो बोर्ड बैनर सब हटा देते हैं। जहां जहां से हमारी मार्च गुजरती है वहां से वो सारी दुकानें बंद करवा देते हैं, लाइटें बंद करा देते हैं, पानी छोड़ देते हैं गटर का, लेकिन बंद कुछ नहीं ज्यादा कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम से इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।